तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे और अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। सर्वप्रथम 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1866 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1947 के पहले देश में 11 प्रांत थे और सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, संसद द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है कि अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद भी द्वारा दो से अधिक राज्यों के लिए एक या दो से अधिक राज्यों और किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। साझे उच्च न्यायालय, गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का भी उच्च न्यायालय है। फिर जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली के लिए भी उच्च न्यायालय काम करता है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, तो ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के लिए कार्य करता है उच्च न्यायालय का। कलकत्ता उच्च न्यायालय ये पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए भी उच्च न्यायालय काम करता है। मद्रास उच्च न्यायालय ये तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए काम करता है। फिर केरल उच्च न्यायालय केरल प्लस लक्षद्वीप, और जम्मू उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख के लिए काम करता है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया था। 2023 में 3 उच्च न्यायालय बने। 2013 में 3 उच्च न्यायालय बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय भी हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने संबंधी शक्ति किसके पास है? संसद के पास होगी, बट ऑब्वियस। फिर अनुच्छेद 224 में उल्लेखित है कि संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकता है। तो ये आर्टिकल 214 में दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 241 के अनुसार संसद कानून बनाकर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एवं शपथ, अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक मुख्य न्यायाधीश और आवश्यकतानुसार अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य के मुख्य न्यायाधीश में से भी परामर्श लिया जाता है। फिर आर्टिकल 217 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करना आवश्यक है। एक से अधिक राज्यों की स्थिति में अनुच्छेद 217 के तहत किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करे। तो वर्तमान में जो नियुक्तियां हैं कॉलेजियम प्रणाली से होती हैं। इस हेतु राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI प्लस 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करता है। राज्य स्तर पर भी अलग से कॉलेजियम होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इस कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। राज्य स्तर का कॉलेजियम ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में पहल करता है। अनुच्छेद 233 में उल्लेखित है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसमें यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल इस संदर्भ में उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसका मेंशन अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, भारत में कम से कम 10 वर्ष या 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक ये अधिवक्ता भी रहा हो। उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इमिनेंट ज्यूरिस्ट का जो सिस्टम है कि राष्ट्रपति इमिनेंट ज्यूरिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है, इसका प्रावधान उच्च न्यायालय में नहीं और कोई न्यूनतम सीमा नहीं बताई गई है। फिर कार्यकाल, तो 62 वर्ष की आयु सीमा तक न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं। 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो इसमें 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा इसे 62 कर दिया गया था। आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने का निर्णय कर सकते हैं। फिर संविधान समीक्षा आयोग ने भी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 से बढ़ाकर 65 करने की अनुशंसा की थी। हटाने की प्रक्रिया, तो
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 217(1) की रीत के पद से इन्हें हटा सकता है। यह रीत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। शपथ अनुच्छेद 219 के तहत तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पदासीन होने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहते हुए कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस, तो न्यायाधीशों पर निर्बंधन, तो अनुच्छेद 220 के अनुसार यदि कोई उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है तो वह उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा। वेतन या भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस, तो अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को क्रमशः 2.5 लाख और 2,25,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है वेतन। न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, परंतु वेतन भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है तथा उनके कार्यकाल में ही उन्हें, और जो वेतन है उनके कार्यकाल में इसे कम नहीं किया जा सकता है बेसिकली। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन संबंधी राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है। तो याद रखिएगा कि उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से मिलता है? स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है, जबकि उनकी पेंशन भारत के संचित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। ट्रांसफर ऑफ जजेस या अन्य प्रावधान, तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायाधीश में स्थानांतरण कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरण पर परामर्श का कॉलेजियम CJI प्लस 4 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज प्लस स्थानांतरित होने वाले व स्थानांतरित किए गए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श ली जाती है। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था कर दी कि स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ना कि दंड के स्वरूप किया जाएगा। प्यूनिटिव ट्रांसफर नहीं हो सकता। किसी उच्च न्यायालय में यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या स्थायी अनुपस्थिति हो तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति यदि उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो या कार्य बकाया बहुत अधिक हो तो 2 वर्ष की अवधि के भीतर के लिए अस्थायी अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति और संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी कार्यकारी न्यायाधीश का काम करने के लिए कह सकता है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 223 जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या अनुपस्थित है या अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से एक को कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति अतिरिक्त कार्य को निपटाने के लिए अधिकतम 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त या अपर न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है। अपर या एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के अंतर्गत होगी। तो जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि हो जाती है और राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि बकाया कार्य को निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति उस न्यायालय में न्यायाधीश होने की अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जब किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य किसी कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति 62 वर्ष तक ही अपने पद पर रह सकता है। अनुच्छेद 224 में ऐसा दिया गया है। अब जुरिस्डिक्शन क्या होता है हाई कोर्ट का? तो यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय टाइप का होता है। मूल अधिकारों का रक्षक होता है आर्टिकल 226 के तहत। इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी होता है। इसके अलावा किसी पर्यवेक्षक की भूमिका होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता राज्य के क्षेत्र तक सीमित ही होती है। तो एक प्रकार से अगर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन होगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो महाराष्ट्र में एक प्रकार से आदेश दे दे महाराष्ट्र के लिए। प्रारंभिक अधिकारिकता अनुच्छेद 225 में दी गई है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत, कंपनी मामले, मूल अधिकारों के हनन के मामले, सांसदों या राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद, राजस्व संग्रहण से संबंधित मामले। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों को एक राज्य तक दीवानी मामले में आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। रिट अधिकारिकता अनुच्छेद 226 में मेंशन है। तो
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय का स्वविवेकी उपचार है, यानी उच्च न्यायालय रिट जारी करने से इंकार कर सकता है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के उल्लंघन के मामले में भी रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय मना नहीं कर सकता है रिट जारी करने से इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हाई कोर्ट है वो मना भी कर सकता है। सुप्रिटेंडेंस जुरिडिक्शन, पर्यवेक्षणी अधीक्षण क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 227 में दिया हुआ है के अंतर्गत संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायाधीशों के पर्यवेक्षण, अधीक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्यपाल के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण की करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय के पास अधीक्षण की शक्तियां नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय के पास अधीक्षण की शक्तियां नहीं है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, जबकि उच्चतम न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा नहीं। अधीक्षण में दोनों कार्य आते हैं, प्रशासनिक और न्यायिक। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने कार्य क्षेत्र व अधिकार क्षेत्र की सीमा को लांघता है, विधि संबंधी भूल करता है, प्राकृतिक न्याय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करता तथा अनुचित निष्कर्ष निकालता है। अपीलीय अधिकारिकता, तो जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिकता होती है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील की जा सकती है। दंड के सभी मामलों में अपील की जा सकती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखित न्यायालय या न्यायालय की अवमानना, अनुच्छेद 215 में इसका वर्णन है। तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अन्य न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होंगे। अन्य न्यायालय उन निर्णयों की समीक्षा व आलोचना नहीं कर सकते हैं और न्यायालय की अवमानना 6 महीने की सजा अथवा 2000 रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी, ये आर्टिकल 215 में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये आर्टिकल 129 में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। ये भी 215 और 229 का अंतर याद रखिएगा। फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, तो उच्चतम न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालयों को भी कानून संबंधी न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो, परंतु उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस प्रकार उच्च न्यायालय संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए अधिनियमों तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है तथा उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। यह निर्णय केवल राज्य में ही लागू होंगे, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय राज्य में स्थित अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है, सुपरिटेंडेंस कर सकता है, आर्टिकल 227 में ऐसा दिया हुआ है। खंडपीठ वाले उच्च न्यायालय, तो कलकत्ता की जो खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में है, मुंबई की नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है, इलाहाबाद की लखनऊ में है, गुवाहाटी की ईटानगर, आइजोल और कोहिमा में है, राजस्थान की जयपुर में है, मध्य प्रदेश की ग्वालियर और इंदौर में। अनुच्छेद 230 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए किसी केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती है। 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 4 जिलों यानी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी व कुंज बिहार के अधिकार क्षेत्र में सर्किट बेंच भ्रमणकारी खंडपीठ की स्थापना की थी। इलाहाबाद न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 160 है। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ये महिला न्यायाधीश बनी थी उच्च न्यायालय में। राजस्थान का उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना अधिसूचना 25 अगस्त 1950 को जारी की गई थी। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया गया था, सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। उस समय इस न्यायालय में 12 न्यायाधीश थे। फिर कमलकांत वर्मा उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि संविधान लागू होने के बाद कैलाश नाथ बांचू इसके पहले न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे बेसिकली। राजस्थानीकरण के समय जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर 5 उच्च न्यायालय थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश
1949 को 21 जून 1949 को जारी कर इन 5 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया और पूरे राज्य के लिए उच्च न्यायालय का स्थान जोधपुर रखा गया। 8 मई 1950 को राज प्रमुख ने 1949 के उपयुक्त अध्यादेश की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठें बीकानेर, कोटा और उदयपुर को 22 मई 1950 को समाप्त। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा राजस्थान सहित खास श्रेणी सभी राज्यों के मौजूद उच्च न्यायालय और अजमेर के न्यायालय समाप्त कर दिए गए तथा अधिनियम की धारा 49(2) के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना का बंद किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। 27 अक्टूबर 1956 को भारत सरकार ने सूचना जारी की कि 1 नवंबर 1956 को नव सृजित राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर रहेगी और राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थान मुख्य पीठ जोधपुर रहेगा तथा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 51(3) के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल से अनुमोदन प्राप्त कर अन्य स्थानों पर अस्थायी टेम्पररी बेंचेस को स्थापित कर सकता है। इसी के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 1 नवंबर 1956 को जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ का गठन किया। 1 नवंबर 1956 को 6 न्यायाधीशों ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नई शपथ ली। इनमें न्यायाधीश बापना, न्यायाधीश राणावत, न्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीश भंडारी जयपुर की अस्थायी पीठ और न्यायाधीश भंडारी जयपुर की अस्थायी पीठ और न्यायाधीश दवे और न्यायाधीश मोदी जोधपुर मुख्य पीठ पर बैठे थे। मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ बांगचू दोनों जगह बैठते थे। फिर जुलाई 1957 में भारत सरकार ने पी सत्यनारायण राव, बी विश्वनाथन, बी के गुप्ता की एक समिति गठित की। समिति ने फरवरी 1958 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाए जाने और जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थान बनाए रखने की सिफारिश की गई, किंतु समिति ने उच्च न्यायालय की जयपुर के स्थायी पीठ को समाप्त करने की भी सिफारिश की। इस सिफारिश को मानते हुए 1958 में जयपुर की अस्थायी पीठ समाप्त कर दी गई, किंतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 52(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 द्वारा राजस्थान में स्थायी पीठ की स्थापना कर दी जयपुर में। इस आदेश के तहत 31 जनवरी 1977 को जयपुर में स्थायी पीठ ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस आदेश में जयपुर स्थायी पीठ में न्यूनतम 5 न्यायाधीशों और उनके क्षेत्राधिकार का भी प्रावधान किया गया। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे कैलाश नाथ बांचू। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे सबसे अधिक समय तक जो मुख्य न्यायाधीश रहे वो है कैलाश नाथ बांचू। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे सतीश कुमार मित्तल 41 दिन। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 दिसंबर 2019 को किया। अधीनस्थ न्यायालय तो इनका मेंशन है भाग 6 अनुच्छेद 233 से 37 तक है। अनुच्छेद 233 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल उस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। अनुच्छेद 234 जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से तथा ऐसे राज्य के संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद की जाएगी। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 237 इसमें निम्न प्रावधान है कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय को बंद का लागू होना। अधीनस्थ न्यायालयों में एक न्यायाधीश का न्यायालय दूसरा मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालयों में एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। जिला स्तर के अधीनस्थ न्यायालयों को जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है, सेशन कोर्ट्स के नाम से या सेशन जजेस के नाम से जाना जाता है। जिला स्तर के अधीनस्थ न्यायालयों को जिला न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश का जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय जिला स्तर पर आरंभिक क्षेत्राधिकार का मुख्य न्यायालय होता है। संविधान के प्रावधान के अनुसार एक ही अधिकारी दीवानी और फौजदारी कानूनों के तहत कार्य करता है और वह जिला व सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। तो अगर कोई व्यक्ति दीवानी मामले यानी कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड मामले हैं, फाइनेंस से रिलेटेड मामले हैं, सिविल के जो मामले हैं उनको देख रहा है तो वो क्या है, वो एक प्रकार से जिला न्यायाधीश कहलाएगा या डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। लेकिन अगर वो फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस देख रहा है तो सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहलाएगा। न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। अगर वो क्रिमिनल केसों की फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश
या सेशन जज कहा जाता है। जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड देने का अधिकार होता है। प्रशासनिक अधिकरण राज्य संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 323 का संविष्ट किया गया, जो केंद्र व राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा दशाओं संबंधी मामलों के विनिश्चय हेतु केंद्रीय व राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। 1 नवंबर 1985 केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना की गई। ग्राम न्यायालय, इसका प्रावधान ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके निकटतम स्थान पर न्याय प्राप्त कराने का उद्देश्य है। विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद सूचना द्वारा जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। ग्राम न्यायालयों को दीवानी, सिविल और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार होता है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है। न्यायाधिकारी जो ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता करेगा, उसे उतना ही वेतन, भत्ता व सेवा की अन्य शर्तें प्राप्त होंगी जो प्रथम श्रेणी न्यायाधीश, न्यायिक दंडाधिकारी को प्राप्त होती हैं। सन 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन करते हुए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया है। स्थायी लोक अदालतों का परमानेंट पब्लिक कोर्ट्स की स्थापना की गई है। कुटुंब न्यायालय, ये फैमिली कोर्ट होते हैं बेसिकली, इनकी स्थापना 1984 में कुटुंब न्यायालय अधिनियम द्वारा की गई। कब? 1984 में। राज्य सरकार आवश्यक समझे तो 10 लाख या उससे अधिक या उससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए कुटुंब न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये उसके ऊपर है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये हाई कोर्ट वाला जो चैप्टर है समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।